हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या है और किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है बेटा, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। क्या क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस के ड्यूरिंग द चेंजेस कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन द स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है और प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हाउ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो हमारे लिए मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनती है। जैसे कि कौन सा केमिकल हमें सॉलिड फॉर्म में मिला है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो और आपको वीडियो में कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है अनदर केमिकल सब्सटेंस में, दूसरे केमिकल सब्सटेंस में बदल जाता है तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन है, अगर कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहे, उस पर कोई पेंट वगैरह कुछ ना किया जाए, ऐसे ही हवा में मॉइस्चर में पड़ा रहे तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो फर्स्ट स्टेट में वापस नहीं आ सकता। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, और मिल्क जो है एक बार कर्ड में बन जाए तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं ना बन सकता। ये क्या है? एक केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, रेस्पिरेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। Chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in the properties from the original substance। ये देखो बच्चे, जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क और कर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जैसे पहले तो कोई सब्सटेंस था लेकिन जब रिएक्शन हो गया उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो अलग है। इसमें क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाती है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज टेक प्लेस। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में क्या है? कोई भी केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के जो एटम रहते हैं वो चेंज नहीं होते दूसरे एलिमेंट के साथ, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखो फॉर एग्जांपल वाटर है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और प्लस वाटर, ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। और ये हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया? वाटर। इसमें क्या है बेटा? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो हमें इसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं? 4 ही मिले हैं। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। जितने हमारे पास पहले एटम थे उतने, किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में मौजूद हैं उतने ही प्रोडक्ट में मौजूद हैं। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ एटम्स का किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि अनदर एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। ऑक्सीजन के 2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ है केमिकल रिएक्शन में। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं। और जो ये क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ,
न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये कौन सा सब्सटेंस, ये क्या है जो बन के तैयार होगा, ये क्या बेटा, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसमें ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, कोई भी इसमें कम या ज्यादा नहीं होते, जितने एटम्स इधर हैं उतने ही एटम्स इधर होंगे। प्रोडक्ट में जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? The method of representing a chemical reactions with the help of symbols and formulas of the substance involved in it is known as chemical equation। जैसे कोई भी मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम है, ये क्या केमिकल सिंबल है, ये क्या इसका नेम है ना, फॉर्मूला है, ये सिंबल है, और ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला आ गया। सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन बनके तैयार होगी। हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है, किसी के लिए हीट रिक्वायर है, किसी टाइम हीट रिलीज हो रही है। रिएक्टेंट का कलर अलग है, प्रोडक्ट का कलर अलग हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, स्टेट चेंज होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। इसको अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड dilute सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। को जैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द जिंक, ये टेस्ट ट्यूब में बच्चे हमने क्या लिया है, जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए हैं। इसमें क्या है, dilute सल्फ्यूरिक एसिड एज ए लिक्विड ले लिया है, लिक्विड dilute सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसमें जिंक के कुछ पीसीस डाल दिए, जिंक ग्रैनुअल डाल दिया। इसमें क्या होगा, ये देखो, ये एक्टिविटी है, इसको डिलीवरी ट्यूब को कहाँ रख प्लेस कर दिया है, इन द सोप सोल्यूशन। ये कंटेनर है, इसमें क्या है, एक सोप सोल्यूशन पड़ा हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा, तो क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सोल्यूशन है। जब ये रिएक्ट करेंगे बच्चे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है? जो सोप का सोल्यूशन है, यहां से ये बबल्स बन रहे हैं, ये देखो बबल्स बन रहे हैं, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। इसमें क्या है, ये जो बबल्स है इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जब आप बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेके जाओगे तो ये पॉप साउंड क्रिएट करेंगे, पॉप पॉप की साउंड आएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर। अब अनदर इज चेंज इन कलर। ये देखो, जैसे ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कौन सा है, ये बच्चे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें ये एक आयरन नेल डाला गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें हमने एक आयरन नेल डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये देखो आप, चेंज इन कलर। यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर है, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर हो गया, है ना। इसमें क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हुआ है, कलर भी चेंज हो गया और प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बन गया जो ग्रीन इन कलर, और कॉपर क्या हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया आयरन नेल पे। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो कॉमन सी एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, हार्ड ग्लास बीकर है, इसमें हमने सोल्यूशन लिया कैल्शियम ऑक्साइड का। इसमें हमने बाद में क्या किया, जब वाटर ऐड कर रहे हैं देन क्या हो रहा है,
हीट रिलीज हो रही है। ये हमें कैसा पता चलता है, यहाँ पे जो ये जो बीकर है बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे टच करके पता चल रहा है कि बीकर बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हीट किया जाए देन क्या होता है, हीट, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती, यहाँ पे हीट करना पड़ता है। ठीक है, आई होप बच्चे आपको चेंज इन टेम्परेचर का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चलती हैं आगे, चेंज इन स्टेट। ये तो बेटा कॉमन सी एग्जांपल है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे आइस है, आइस थोड़ी देर बाद लिक्विड बन जाती है। लिक्विड को आप गर्म करोगे, हीट दोगे, जितनी हीट दोगे आप उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है ना। आइस क्यूब थे, उससे लिक्विड बना, आइस क्यूब से लिक्विड बना, और लिक्विड को जब हीट दी तो क्या हो गया, गैस फॉर्म में हो गया। इसके अलावा एक अनदर एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इन द गैस फॉर्म, ऑक्सीजन इज अनदर गैस फॉर्म, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, वाटर। ठीक है, ये भी स्टेट चेंज होगी। गैस प्लस गैस क्या बन गए बच्चे, वाटर। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन कैसी होती है, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड लिया, लेड आयोडाइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है। यहाँ पे जब इसमें क्या डाला, सोडियम आयोडाइड डाला, तो क्या बन गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये येलो कलर के जो हैं ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें येलो प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में। इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आई होप बच्चे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल और एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे ये जिंक, जिंक का केमिकल सिंबल क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ये क्या है, हमें जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के साथ लिख रहे हैं तो वो क्या बन गया, एक केमिकल इक्वेशन बन गई। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय Lavoisier in 1774. According to the law, conservation of mass is neither be created nor destroyed in a chemical reaction. आपने बच्चे क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, जिसमें लिवोजियर 1774 में इन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास रहता है नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना मास किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मास है उतना ही रहेगा। ना तो हम उससे ज्यादा उस बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितने मॉलिक्यूल्स इधर होंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे, ना तो कोई डिस्ट्रॉय होगा ना ही कोई ऐड होगा। देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंजेस नहीं होते। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के दोनों साइड्स पे इक्वल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक कितना है, इसका एक एटम इधर है और एक ही इधर है, SO4। यहाँ पे भी SO4, O कितना है, 4 है, यहाँ पे भी O4 है, यहाँ पे S कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में भी उतने ही है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आगे हमने क्या पढ़ना है, हाउ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। जैसे कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, एक
केमिकल रिएक्शन हमने लिया, इसमें हमने क्या करा, रेक्टेंट में जोन से एलिमेंट्स हैं उनको नोट कर लिया, प्रोडक्ट में जोन से एलिमेंट है उनको नोट कर लिया, और इनके जो एटम्स हैं कितने हैं उनको नोट कर लिया। आयरन के कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन के 1 है, और प्रोडक्ट में भी हमें उतने ही चाहिए। आयरन कितना है यहाँ पे, आयरन कितना है 3 है ना। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है। आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन के 4 है। यहाँ पे तो 1 था आयरन का, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन तो चलो सेम है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आयरन है तो यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन कैसे, कितने इसके एटम्स चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए 4, तो हमने क्या किया यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया। अब जब हमने 4 लिखा यहाँ पे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। यहाँ पे कितने हो गए अब 8। आई होप बच्चे आपको ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार ये टॉपिक रिपीट कर देती हूँ, आप अच्छे से इसको समझना, पॉज करके रिप्ले करके दोबारा से इसको देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेक्टेंट में देखा कि कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने देखा कि इसके एटम्स कितने हैं, आयरन के 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है। फिर हमने क्या देखा, प्रोडक्ट में आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कैसे बैलेंस करेंगे। इधर आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें इधर भी 3 चाहिए, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो हमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए 4 चाहिए। जब हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये जो हाइड्रोजन है इसके कितने एटम्स बन गए 4 2 जा 8 बन गए, तो यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो फिर ये तो अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे भी 8 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हो गए। आई होप बच्चे आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कोई भी इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे होती है। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। पहले तो जो उसकी फिजिकल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की, तो वो हमने केमिकल इक्वेशन में सिंबल से डिनोट करना है। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। जब अगर हमें पता चल जाए कि कोई भी एलिमेंट हमें किस फॉर्म में मिल रहा है तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। लेकिन ये देखिए जैसे कि गैसी स्टेट है, गैसी स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं G से, लिक्विड स्टेट को L से, सॉलिड को S से, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से। गैसी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G, लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, सॉलिड is written by the symbol S and aqueous solution is AQ. Writing the condition in which reaction takes place. उसके बाद केमिकल रिएक्शन में कौन सी कंडीशंस हैं उसके बारे में लिखना। कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें हम ऐसे करके एरो डालते हैं ना, इधर रिएक्टेंट रहते हैं, इधर प्रोडक्ट रहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है वो हम या तो एरो के ऊपर लिखते हैं या एरो के नीचे लिखते हैं। इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। किन कंडीशंस में ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देन द हीट साइन इज डेल्टा, इट पुट ओवर द एरो ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट चाहिए तो हमने क्या किया है उस पे ये डेल्टा बना दिया, मतलब कि यहाँ पे हीट लग रही है, हीट रिक्वायर्ड है इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, अगर किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है देन सिंबल ऑफ द फार्मूला ऑफ द कैटालिस्ट इज आल्सो रिटन अबव और बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन। इसके अलावा अगर कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जल्दी उसका प्रोडक्ट देने के लिए, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो जल्दी से हो जाए, उसके लिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, कोई भी कैटालिस्ट हो सकता है, और जो जिस चीज को हम एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं उसका हमें सिंबल या फॉर्मूला
लिखना होता है एरो के ऊपर या एरो के नीचे। ये बच्चे अभी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं, तो उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट क्या होता है और उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं। इफ करेक्शन टेक्स प्लेस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देन दीज आर रिटन अबव और बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन। अगर कोई टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन है, प्रेशर दिया जा रहा है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसको भी हम एरो के ऊपर या नीचे ही इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस का टॉपिक क्लियर हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।